ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांसफ़र विंडो काफ़ी स्मूथ रहा है। पूरा समर विंडो अच्छे ट्रांसफ़र्स चल रहे थे एक्सेप्ट दी मेसी सागा। एज़ अ बार्सा फैन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मैं एज़ अ टीम नहीं डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मैं इंडिविजुअली उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है कि मतलब वो गया, उसने इतने सैक्रिफाइसेस किए एंड वो 2 साल बाद वापस आया। उसके पास एक ऑप्शन था, ईयर एक ऑप्शनल ईयर था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो एक्सटेंड कर सकता था पीएसजी में। वो उसने नहीं किया। वो चाहता था कि वो वापस बारसा आए और 2 साल बाद भी सेम सिचुएशन है और उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसको वो फेयरवेल नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। अब टीम की बात करें तो हाँ, आप बोल सकते हो कि हमारे पास अभी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मेसी के बिना, नो डाउट। पर ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि मेसी के बाद आकर वो टोटली ट्रांसफॉर्म कर देता है टीम को। ये टीम विथ मेसी एंड लेवेंडोस्की एंड पेड्री एंड गैवी, आप समझ रहे हो? तो आई थिंक मेसी के साथ एक कुछ अलग ही होती है टीम। और हम लोग यूसीएल में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता अपनी टीम को खेलते हुए। पर अभी चलो बात गई, अभी मेसी गए अपने रिटायरमेंट प्लान में, इंटर मायामी गए, मायामी में उनकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलो हम दूसरे ट्रांसफर्स के तरफ चलते हैं। ये ट्रांसफ़र वीडियो विंडोज़ का थोड़ा एक सेगमेंट बनेगा। तो जो भी ट्रांसफ़र्स अभी रूमर्स आएंगे या फिर जो भी स्टोरीज आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी, उनके मैं अपडेट देता रहूँगा वीकली वाइज, ट्राई करूँगा जितना कर सकता हूँ। तो अभी हम अपने नेबर्स के यहाँ जाते हैं, अपने राइवल्स के यहाँ जाते हैं। रियल मैड्रिड की बात करें तो सीजन 3 ऑफ एम्बापे हैज स्टार्टेड। अभी देखो डिफरेंस क्या है लास्ट टाइम के रियल मैड्रिड के अप्रोच में और इस अप्रोच में। इसलिए केन के भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स दिख रहे थे और अच्छे अच्छे रूमर्स दिख रहे थे, अच्छे जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी रियल मैड्रिड डेस्परेट है। उस टाइम उतना डेस्परेट नहीं थी। अभी भी आप लास्ट महीने अगर पेरिस से कोई पूछ रहा था कि एम्बापे कब आएगा, तो उसने बोला था नेक्स्ट ईयर आएगा, 2024 में आएगा। पर उस जब बेंजिमा का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से रियल मैड्रिड हैज टू फाइंड द ऑप्शंस राइट नाउ। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर रियल मैड्रिड अपना 200 मिलियन का एक बिड डाल दे, क्योंकि रियल मैड्रिड आर डेस्परेट राइट नाउ। पर अब ऑब्वियसली बाबू के ऊपर डिपेंड करता है। हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी मैटर्स अलॉट, क्योंकि उसने अभी साइन किया है एंड वो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं 200 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेवीज लिंक्ड है अभी रियल मैड्रिड से। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो जो काफ़ी टफ है साइन करना बार्सिलोना रियल मैड्रिड के लिए, विच विल बी किमिच एंड डेविस। तो मेन प्रॉब्लम इन चीज़ में ये होगी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है, 2026 2027 तक का है। तो उसके वजह से उनको हाई फी पे करना पड़ेगा। फॉर डेविस इट विल बी इजली अराउंड 70-80 मिलियन और किमिच के अराउंड 60 मिलियन होगा, जो दोनों क्लब अभी इन्वेस्ट करना चाहती है कि नहीं। बिकॉज डेविस के अभी रिसेंट इंटरव्यू में तो उसने बोला है कि वो अगर क्लब आएगी तो ही विल बी रियली ऑनर्ड, ही वुड बी प्राउड। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर थोड़ा आरएम इंसिस्ट करेगी तो वो शायद आ सकता है। बट एज अ बासा फैन दिस इज रियली नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली डेविस इज डेविस। उसने हमारे A2 में तो हमारी एंड अभी एक और साइनिंग है बारसा की, फ्री ट्रांसफर में आने वाला है हमारा गुंडगन। सो गुंडगन के लिए तो मैं काफ़ी खुश हूँ, पर मैं चाहता था कि बर्नार्डो सिल्वा भी आ जाए। अगर मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं बर्नार्डो सिल्वा को चूज करता ओवर गुंडगन। बिकॉज मेरा ये लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि गुंडगन के पास, गुंडगन के जैसे हमारे पास प्लेयर्स हैं। वो जैसे गुंडगन भी होल्डिंग मिडफील्डर है, वो थोड़ा आगे भी खेल सकता है। तो हमारे पास पेड्री, गावी, फ्रेंकी है जो उस पोजीशन में खेल सकते हैं। पर आई थिंक ठीक है, मतलब फ्री में मिल रहा है तो मैं ले सकता हूँ। ट्रेबल विनर है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और अभी हमारे पास बुस्केट्स भी नहीं है। तो उस पोजीशन में अभी हमें, फ्रेंकी भी अभी उस पोजीशन में मेच्योर नहीं हुआ है। तो अगर गुंडगन होगा तो ज़्यादा सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी और वो शायद फ्रेंकी को सिखा सके कि उस पोजीशन में कैसा खेल सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड साइनिंग फॉर मी। एंड एक और साइनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, वो है विक्टर विटर रोक फॉर 35 और 40 मिलियन। इसके अभी रूमर्स चल रहे हैं कि ये अभी आ सकता है या फिर जनवरी में आ सकता है, ड्यू टू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और या फिर हाई फी। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा साइनिंग है। बारसा को आई थिंक डेप्थ बढ़ानी चाहिए। थोड़े प्लेयर्स जैसे लॉन्गलेन को निकालना चाहिए, जिसके अभी टॉक्स चल रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। मैं तो बोल रहा हूँ उसको 10 मिलियन में या 5 मिलियन में भी बेच दो। तो एक और लकीली गुड न्यूज़ है कि उमटीटी का लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा रहा था लीज के लिए। उसने रेलीगेशन से बचाया था वो टीम को, तो उसके वजह से काफ़ी ऑफर्स आए हैं उमटीटी के लिए एंड होपफुली वो भी निकल जाएगा। तो बारसा का सेगमेंट तो यही खत्म करते हैं। अभी हम मूव ऑन करते हैं मैन सिटी की तरफ। तो मैन सिटी की तरफ से हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी गुंडोगन और बर्नार्डो सिल्वा के। बर्नार्डो सिल्वा का हाँ लिंक पीएसजी से भी है,
क्योंकि पीएसजी अभी रिप्लेसमेंट्स ढूंढ रही है मेसी के। उनने असेंसियो को भी साइन किया है और अभी बर्नार्डो सिल्वा चाहता है, पर होपफुली बर्नार्डो सिल्वा बारसा की तरफ ही रहे, बिकॉज पिछले 2 सालों से वो बारसा में आने की ही कोशिश कर रहा है। तो अभी चलो हम सिटी के में वापस आ जाते हैं। तो सिटी अभी 2 मेन टारगेट्स हैं उनके। एक है ग्वार्डियोल, जो अभी उनका टॉप टारगेट है, एंड आई थिंक आप जितने भी पैसे मांग रहे हैं आप इसके लिए दे सकते हो। ये बंदा इज अ गुड रिप्लेसमेंट। सिटी के सेंटर बैक्स के आपने एक चीज़ देखा होगा, अपार्ट फ्रॉम डियास, स्टोन्स और लेपोर्टा रोटेट करते रहते हैं हर सीजन। एक साल लेपोर्टा का अच्छा सीजन होता है या एक साल स्टोन्स का होता है, इनका ऑल्टरनेट अच्छा रहता है। तो इन दैट सेंस मेरे को लगता है कि ग्वार्डियोल इज अ गुड बैकअप ऑप्शन ऑल्सो। और वो मतलब वही डेप्थ ज़्यादा इंक्रीज करता है सिटी के, उनको ज़्यादा ऑप्शन देता है। एंड पेप तो रोटेशंस करता ही है, तो इज़ अ गुड ग्रेट ऑप्शन। मेसी ने उसके अगेंस्ट जो किया था उसके वजह से थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा ग्वार्डियोल, तो चलो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम कोवाचिच में। ये काफ़ी मेरे को वियर्ड लगा, मतलब इट्स नॉट दैट द प्लेयर इज़ बैड, ही इज़ रियली गुड, पर उसके इंजरी रिलेटेड इतने प्रॉब्लम्स हैं और वो पर 40 मिलियन, और 40 मिलियन भी ऊपर से दे रही है सिटी। तो दिस विल बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज कोवाचिच में टैलेंट है नो डाउट, पर पेप उसको कैसे यूज करेगा दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो मेरे हिसाब से ये 2 साइनिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, पर मैं काफ़ी इंट्रीग्ड हूँ कोवाचिच को देखने के लिए। एक और सिटी डिफेंडर की बात करें तो वो है वॉकर जी, जो अभी निकलने की सोच रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली एक थ्योरी नहीं बोल सकते आप, ये चीज़ आप काफ़ी देखते हो प्लेयर्स में कि मतलब जब वो सब कुछ जीत जाते हैं तो वो उस क्लब को छोड़ के दूसरे क्लब में ज्वाइन करते हैं या फिर दूसरे लीग में ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अभी आप इधर देख रहे हो तो गुंडगन, बर्नार्डो सिल्वा और वॉकर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। इस सीजन उनका एक ही टारगेट था कि वो चैंपियंस लीग जीत जाए, क्योंकि उनका वही एक टिक मार्क था जो उनको कंप्लीट करना था और उन्हें वो कर चुके हैं। तो आई थिंक आप पिछले नेक्स्ट या फिर इस साल या फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में आप देखोगे कि काफ़ी सिटी प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे धीरे धीरे। तो वॉकर का भी आई थिंक यही सिचुएशन है। एंड बायर्न म्यूनिख, इट टोटली मेक सेंस, लाइक आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल विन द लीग, एंड देन यू विल ऑलवेज प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड यू विल बी द टॉप कंटेंडर्स फॉर एंड द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग एज वेल। एंड वॉकर और डेविस का कॉम्बो तो काफ़ी अच्छा है। उनके पास राइट बैक में प्रॉब्लम्स भी चल रही है अभी, बिकॉज पवार्ड नहीं खेलता है, पवार्ड हैज़ नॉट बीन दैट गुड, और कैंसेलो का लोन सीजन भी खत्म हो गया। कैंसेलो इज कनेक्टेड टू बार्सिलोना बट इट्स वेरी टफ बिकॉज वेज का प्रॉब्लम होगा। बारसा इज मेस्ड अप राइट नाउ, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड साइनिंग फॉर बायर्न। अब हम यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड के बारे में मैं तो 2-3 वीडियोस बना सकता हूँ। अब इनके साइनिंग्स में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि टेन हैग ने इस टीम को निचोड़ दिया है, मतलब इसका मैक्सिमाइज कर दिया इसका पोटेंशियल। क्योंकि मिड सीजन में इनका पीक आया था जब रैशफोर्ड का पीक आया था, पर एंड में आते आते ये टीम एग्जॉस्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये टीम उससे ज़्यादा कर नहीं सकती, उनका पोटेंशियल ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो चुका है। और अगर आपको इससे बेटर करना है तो आपको साइनिंग्स की ज़रूरत है, और वो चीज़ मैन यूनाइटेड में नहीं दिख रही है अभी। तो अभी जैसे किम मिन जे लिंक था, तो अब वो बायर्न से ज़्यादा लिंक्ड हो रहा है। आई डोंट नो वाई कि यूनाइटेड उसकी तरफ क्यों नहीं जा रही है, वो उसको टारगेट क्यों नहीं बना रही है, वाई आर दे नॉट एबल टू पे 60-70 मिलियन फॉर हिम। क्योंकि अभी मैगवायर का डिफेंडर चाहिए आपको। ऑब्वियसली माउंट आ रहा है, माउंट फॉर मी इज़ अ रियली गुड साइनिंग, पर यू नीड टू फाइंड रिप्लेसमेंट्स फॉर फ्रेड एंड मैकटोमिने। एंड लेट्स फेस इट, शॉ आपको लीग नहीं जिता सकता, ही इज़ गुड, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, बट ही इज़ नॉट अ लीग विनर इन माई ओपिनियन। पेप ने भी आके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए थे, काफ़ी भर भर के इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो उसको नेक्स्ट 5-6 सालों में काम आए थे सिटी में। तो टेन हैग भी उसी कैटेगरी में आता है, पेप के अंडर ही उसने काम किया है तो उसी कैटेगरी में आता है, और इसलिए टेन हैग को भी वो साइनिंग्स चाहिए ताकि वो उस टीम को बेटर कर सके और वो टीम कंसिस्टेंट रहे पूरे सीजन में और ज़्यादा अप डाउन्स नहीं रहे। आप अगर सैंचो और एंटनी की बात करें तो उनके साथ उनको खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज उतना आपने 100 मिलियन पे किया है दोनों के लिए, तो उनको डेवलप करना पड़ेगा कैसे भी करके, वो टेन हैग के ऊपर है। बिकॉज ऑल द क्लब्स अराउंड यूनाइटेड आर मेकिंग द साइनिंग्स राइट नाउ। Arsenal have signed Declan Rice right now for, मतलब they will sign Declan Rice for more than 100 million। अभी 80 मिलियन का बिड उन्होंने रिजेक्ट किया है, पर मोस्ट प्रॉब्ली आर्सेनल के ओनर्स को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया था पिछले कुछ सालों से, बट फिर भी वो 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड हैज़ टू वेक अप, दे हैव टू मेक डिसीजंस, बिकॉज फिर अगर साइनिंग्स नहीं करोगे तो वो साइकिल रिपीट होता रहेगा।
कि मतलब टेन हैग फिर से सैक हो जाएगा, फिर से प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम करोगे, आप फिर से चाहोगे कि रीस्टार्ट हो और फिर से कुछ कोई नया मैनेजर अच्छा है। पर आपको इसके लिए साइनिंग्स चाहिए होते हैं, आपको बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। दिस इज़ अ रैंडम थॉट या फिर रैंडम क्वेश्चन आर्सेनल से रिलेटेड। आपको क्या लगता है कि आर्सेनल नेक्स्ट सीजन उसी मोमेंटम या फिर उसी इंटेंसिटी से परफॉर्म करेगी जो वो अभी 11 पॉइंट का लीड लेकर उनने फिर 3 मैचेस जो फकअप किए हैं? तो आपको क्या लगता है कि आर्सेनल किस वजह से लीग हारा है? कि उनके काफ़ी यंग स्क्वाड है, जो स्टार्टिंग में तो यही बोल रहे थे लोग जब आर्सेनल विन कर रही थी मैचेस, कि उनकी काफ़ी यंग स्क्वाड है, ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपना लीड, और वही हुआ। पर आपको क्या लगता है वो 3 मैचेस उन्होंने फकअप किए, उसके वजह से हारी है कि उनके काफ़ी इमेच्योर स्क्वाड है? आपको क्या लगता है? और नेक्स्ट सीजन से वो क्या फिर से टाइटल के लिए कंटेंट कर पाएगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी टफ रहेगा क्योंकि उनके पास यूसीएल भी रहेगा। तो आई थिंक आर्सेनल को थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आर्टेटा से कि ही विल मेक श्योर दैट ही गेट्स द साइनिंग्स ही वांट एंड आर्सेनल उसी लेवल में रहे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने अमेरिकन क्लब में, विच इज़ चेल्सी, जिनको मैनेज कर रहे हैं बोली। हाँ, बोली ही मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेजर को भी मैनेज करते हैं, वो प्लेयर्स को भी मैनेज करते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में जाके भी भाषण देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बोली ही कैरी कर रहे हैं क्लब को। और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा इस क्लब का प्रोजेक्ट क्या है, ये चाहती क्या है, मतलब जो प्लेयर्स साइन कर रहे हैं उनका उसमें मोटिव क्या है। तो अभी उनका नया टारगेट है, मतलब जो पहले से भी चल रहा था, पर अभी कैसीडो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था जनवरी में, तो उसके वजह से ब्राइटन आर आस्किंग 100 मिलियन फॉर कैसीडो। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि कसीडो और एंजो को कैसे खिलाया जाएगा। मैं उनके इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ में तो बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी उतना श्योर नहीं हूँ कि उन दोनों को मैनेज कैसे करेंगे। तो दूसरे प्लेयर की बात करें तो दैट इज़ निकोलस जैक्सन फ्रॉम विलारियल। ऑब्वियसली इज अ स्ट्राइकर, चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए, हैवर्ट्स उस पोजीशन में नहीं रहा है, मतलब उस पोजीशन को उसने टोटली अपने नाम नहीं किया है, और उसके हैवर्ट्स की भी बात करेंगे अभी। तो निकोलस जैक्सन की प्रोफाइल को थोड़ा एनालाइज करें तो मेरे को उसके गोल स्कोरिंग एबिलिटी से ज़्यादा उसके प्ले मेकिंग एट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छे लगे। और एक और चीज़ आप देखोगे कि थोड़े प्लेयर्स होते हैं जो बॉल को काफ़ी हेड करके अपने पास काफ़ी बॉल होल्ड करते हैं। जैसे लोरेंटे था टॉटनहम का, मतलब उसको बॉल आती थी, लॉन्ग बॉल आती थी, और वो हेड करके अपने पास रखता था या फिर किसी अपने नियरेस्ट प्लेयर को होल्ड करवाता था। तो वैसे ही निकोलस जैक्सन है, थोड़ा वो उसका काफ़ी फास्ट है वो। और आप थोड़ा उसको अलेक्जेंडर इजैक से भी थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा उस सेंस में थोड़ा सिमिलर है। तो आई एम नॉट श्योर उसकी फिनिशिंग कैपेबिलिटीज कैसी है, बिकॉज चेल्सी को तो वही चाहिए अभी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब फॉर 35 मिलियन नॉट बैड, नॉट अ बैड शाउट। अब एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं जिसका न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग शॉक थे कि ये क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं। उसका नाम है हैवर्ट्स। तो हैवर्ट्स पहले लिंक हुआ था रियल मैड्रिड से, जब बेंजेमा का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद रियल मैड्रिड ढूंढ रही थी रिप्लेसमेंट्स, तो उनने फिर हैवर्ट्स को देखा। और फिर सरप्राइजिंग चीज़ है कि चेल्सी उसके लिए 75 मिलियन मांग रही है। एंड अभी न्यूज़ आ रही थी कि आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है 70-75 मिलियन के लिए। और लोग बोल रहे कि क्या सोच के क्लब से ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि समझो कि अगर हैवर्ट्स अभी चेल्सी में नहीं खेल रहा है और वो बायर लेवरक्यूसन का ही हैवर्ट्स है, क्या आप उसके लिए 70-75 मिलियन पे करते? आई थिंक हाँ, आप पे करते। उस टाइम उसकी हाइप थी तो आप पे करते। तो आई थिंक क्लब ने ऑब्वियसली उसको, उसके रोल को देखा होगा। मैं, मुझे तो नहीं मालूम है क्योंकि वो स्ट्राइकर तो बिल्कुल नहीं है, और उसका पोजीशन अगर आप कैम नहीं खिला सकते या फिर आप राइट विंग भी नहीं खिला सकते, क्योंकि जब आप उसको उस पोजीशन में खिलाओगे देन ही हैज़ टू बी द मेन मैन। और इसलिए वो चेल्सी में नहीं सक्सीड कर रहा था बिकॉज ही कैन नॉट बी द मेन मैन, बाकी सब प्लेयर्स उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते थे। तो यही चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी कि आर्सेनल कौन से माइंडसेट से सोच रही है कि वो प्लेयर उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो यही थोड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर्स आ रहे हैं काफ़ी धीरे धीरे करके, जो ये पूरे ट्रांसफर विंडो को काफ़ी अच्छा बनाने वाले हैं। तो इसी बात में हम एंड करना चाहते हैं वीडियो। आप बताइए आपका अभी तक का फेवरेट साइनिंग कौन सा रहा है, और आप कौन से साइनिंग्स अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 2-3 महीनों में जो हो सकते हैं, या फिर आपको आपके क्लब में आप चाहते हो कि कोई प्लेयर है तो उसका भी नाम बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैलन डोर किसको जीतना चाहिए, मेसी या हालैंड को। मेरे हिसाब से